गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत के अंदर जो फसलों के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका उपयोग काफ़ी कुछ बढ़ गया। उसके नकारात्मक जो प्रभाव थे न केवल जो मृदा की उर्वरक क्षमता पे पड़े, साथ ही जो फसल हम उपयोग में ले रहे थे उसकी जो गुणवत्ता थी उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एम एस स्वामीनाथन ने द्वितीय हरित क्रांति के ऊपर जोर दिया और उस द्वितीय हरित क्रांति के अंदर न केवल वो तकनीकी स्तर पर, साथ ही उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे और पेस्टिसाइड्स थे उनके उपयोग को सीमित करने के ऊपर भी जोर दिया था। जो आज हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं ये उसी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी इसके ऊपर जोर दिया गया था और इसके अंदर इस बात पे जोर दिया गया है कि हम कृषि का उत्पादन जब हम करें तो उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग ना करें या अत्यंत कम मात्रा में उपयोग करें, जिससे कि इससे नकारात्मक प्रभाव जो स्वास्थ्य पे पड़ रहे हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव जो मृदा की उर्वरक क्षमता पे पड़ रहे हैं या मृदा के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको हम दूर कर सके। अब सबसे पहले हम इसको पारिभाषिक स्तर पे अगर हम बात करें तो जो जैविक कृषि की बात करें तो कृषि की वह विधि होती है जिसमें संश्लेषित जो होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो फर्टिलाइजर्स, जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित जो कीटनाशक जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाए या उनका उपयोग बहुत कम मात्रा के अंदर किया जाए। इसका जो उद्देश्य है जैविक कृषि का वो है एक तो उर्वरक क्षमता को मेंटेन रखना, सस्टेन रखना, जिससे कि आने वाले समय के अंदर मृदा की उर्वरक क्षमता को हम बनाए रखें या आने वाले समय के अंदर खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जब जैविक कृषि की बात की जाती है तो उसके अंदर जो हरी खाद होती है, कंपोस्ट जो खाद होती है, उसके प्रयोग के ऊपर जोर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये एक कलेक्टिव रिफॉर्मेटिक एक एक्शन होता है जो कि कृषि के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें मिट्टी, पानी, रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी कृषि जैसे प्राकृतिक तत्वों का संश्लेषण किया जाता है, एकीकरण किया जाता है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब भारत में जैविक कृषि का अगर प्रेजेंट स्टेटस की हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में अगर स्टेट वाइज अगर एनालिसिस करें तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है कृषि जैविक कृषि के अंतर्गत वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य जो प्रदेश है वो जैविक कृषि के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से भारत के अंदर प्रथम स्थान रखता है। लेकिन अगर जैविक कृषि विधि को पूर्णतः अपनाने वाली स्टेट की बात करें तो वो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने जैविक कृषि विधि को पूरी तरह से अपनाने का सर्वप्रथम भारत में काम किया। और जो त्रिपुरा, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं अच्छी प्रगति भी कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अगर हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 2018-19 के अंदर उससे पिछले वर्ष यानी 2017-18 की तुलना में कृषि जो जैविक कृषि उत्पाद थे उनके उत्पादन के अंदर 50% की वृद्धि देखी गई और यह लगभग 5,151 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया जो जैविक जो कृषि उत्पाद होते हैं उनका। अब इसको वास्तव में जो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको इसमें ध्यान रखा जाता है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि इसके अंदर एक जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, नो जीएमओज का प्रयोग किया जाता है, नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज लिया जाता है, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जो ऐसे रिसोर्सेज जो समाप्त होने वाले होते हैं उनके ऊपर निर्भरता को कम किया जाता है, उसके जो दोहन है उसको कम करने की बात की जाती है। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज लोकल स्तर पर, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों या लोकल लेवल पे अगर जो पुरानी जो सीड्स जो होती हैं उनके उत्पादन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लो और वाटर कंजप्शन की बात इसमें की जाती है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब आया था तो उसके अंदर बात यही थी कि जो हाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं उसके लिए इरिगेशन की मात्रा की ज़्यादा यानी पानी की जो मात्रा है उसकी अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती थी। तो वहाँ पर भी जब हम जैविक कृषि की बात करते हैं तो यहाँ वाटर का जो कंजप्शन है उसको कम करने पे, साथ ही जो सॉइल है
उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी जैविक कृषि के अंदर उसको जो कैपेसिटी उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे की जाती है। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं जिनके जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज लेने के कारण वो खत्म हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ जैविक कृषि के अंदर उनको बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाता है। यहाँ पर जो वनस्पति है, जीव जंतु है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से समाप्त हो जाती है, उसको भी मेंटेन करने के ऊपर जोर दिया जाता है जैविक कृषि के अंदर। सॉइल का जो इरोजन है या सॉइल क्वालिटी जो होती है उसके जो लॉसेज हो रहे हैं उस पर कंट्रोल के ऊपर दिया जाता है। लोअर एनर्जी का यूज के ऊपर, क्रॉप रोटेशन के ऊपर भी जोर दिया जाता है, जिससे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको भी मेंटेन रखा जा सके। तो यहाँ जैविक कृषि के अंदर इन सब चीजों को ध्यान दिया जाता है। तो जब आपसे सवाल पूछा जाता है जैविक कृषि किसे कहते हैं, इसको किस तरह से हम जैविक कृषि को प्रमोट कर सकते हैं या जैविक कृषि को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये जो डायग्राम है ये आपको उसको एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब इसके फायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसके ऊपर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही मैंने ये स्लाइड ली है। तो ये बात कह रहा है कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती अपनाने कीटनाशकों और रसायनों का पर्यावरण प्रभावित नहीं होता, यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज लेते हैं उसके कारण एक तो मृदा की जो उर्वरक क्षमता कम होती है, मृदा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो वाटर जो होता है उसके अंदर ये केमिकल्स जाके जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी क्वालिटी को वो करते हैं, और उस पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फ्लोरा फ्योना जो होते हैं, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जैविक कृषि के अंदर इन चीजों को हम बचा सकते हैं। इसमें मिट्टी की उपजाऊ स्वस्थ जो उसकी स्थिति है वो उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक नहीं पड़ता, ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने के लिए भी जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है। जैविक खेती अपनाकर किसान गरीब और बीमारी दूर से छुटकारा पा सकता है। मैंने जैसे कहा कि वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने की जैविक खेती, साथ ही जल संरक्षण के अंदर, क्योंकि उसमें हमने क्या कहा, लो वाटर कंजप्शन इन एग्रीकल्चर, तो जैविक कृषि की बात की जा रही है। साथ ही जब क्वालिटी की बात करते हैं तो मैंने कहा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वाटर की जो क्वालिटी है उसको बिगाड़ जाते हैं, उसकी भौतिक रासायनिक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन जैसी स्थितियां देखने को मिलती है। पशु स्वास्थ्य और कल्याण जैविक खेती में सहायता करते हैं। जैविक खेती जैव विविधता को मेंटेन करती है, बायोडाइवर्सिटी को, जो केमिकल्स के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जो छोटी फ्लोरा फ्यूना जो होती है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव को भी जो जैविक खेती है वो बचाती है। अब यहाँ हम एग्रीकल्चर के कृषकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया कि जैविक कृषि के क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाती है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। अब ये जो आय में जो वृद्धि होती है ये शो करता है कि जो जैविक जो फार्मिंग किससे जो प्रोडक्शन जो होते हैं ये इनकी जो क्वालिटी होती है वो रासायनिक और पेस्टिसाइड से उत्पादित जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी तुलना में बहुत बेहतर होती है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और उसके जो कारण क्या है कि जो इन जो जो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो मार्केट में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वही बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्जी और फ्रूट्स डबल से भी अधिक प्राइस पर बिकता है। एक नॉन ऑर्गेनिक और जैविक कृषि का हमने एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने पेश किया है। टमाटर की बात करें, नॉन ऑर्गेनिक 28 रुपये किलो, ऑर्गेनिक जो है 120 रुपये किलो, आलू 18-49, बैंगन 53-95। तो बहुत बड़ा वेरिएशन आप देख पा रहे हैं दोनों की कीमतों में, कई गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो इस तरह की चीजें जो हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं उनको आज ज़्यादा एक मार्केट प्रोवाइड हो रहा है। इंटरनेशनल जो डिमांड होती है वो भी जो ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसके एरिया को बढ़ाया जाता है तो इससे एक तरह से मल्टी डायमेंशनल जो बेनिफिट्स है वो
देखने को मिलते हैं। सॉइल क्वालिटी की बात हो, एग्रीकल्चर फार्मर्स की आय की बात हो, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो ये सारी जैव विविधता की बात हो, तो ये सभी चीज़ों के अंदर जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो हेल्पफुल होती है। मिट्टी के दृष्टिकोण से जो सॉइल की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, जल धारण की क्षमता उसकी ज़्यादा होती है, और पानी का जो ऑपरेशन के कारण जो लॉस होता है, जो नमी का लॉस होता है ज़मीन में से, वो इस ऑर्गेनिक फार्म के अंदर कम होता है। तो इसके कारण जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ग्राउंड वाटर लेवल में रिचार्ज होता है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, जमीन में होने वाला जो पोल्यूशन है उसमें कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता को खरा उतरना होता है। यानी अगर आपकी अच्छी क्वालिटी अच्छी है तो उसकी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी है। सरकार ने भी जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग जो की जाती है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से ही आप लोगों को शेयर किया है कि सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको काफ़ी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस PKVY के अंदर जो फार्मर्स जो होते हैं उनके 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये तक की सहायता भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को, कृषकों को यहाँ दी जाती है। अब यहाँ इसी के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना भी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, और इसका जो उद्देश्य था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत पॉलिसी है, जो कृषि के अंदर जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना, साथ ही स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर जो रोजगार के जो अवसर होते हैं उसको बढ़ाना इस एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य रहा है। इसका जो छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो इसके लिए जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया गया, www.jaivikkhedi.in। पद को सीधे जो खुदरा विक्रेता के साथ साथ थोक खुदरा के साथ जैविक किसानों को जोड़ने का ज्ञान, यानी कि जो प्रोडक्शन जो कर रहा है और जो सप्लाई जो चेन हो रही है उसके बीच में जो थोक विक्रेता होता है, खरीदार जो होता है, उसके मध्य में एक संयोजक कड़ी का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैविक जो कृषि है उसको बढ़ाकर हम कृषि की क्वालिटी में, मृदा की क्वालिटी के अंदर, कृषकों की आय के अंदर, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस जैविक खेती के ऊपर ज़्यादा कुछ डिटेल्स भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रपोजल्स लाए गए हैं, आपको सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, कौन कौन से उत्पाद जो हैं उसको आप प्रोत्साहित करें जिससे कि आपको इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां तक आपके उत्पादों की पहुंच हो, और कौन कौन से आपके थोक जो क्रेता होते हैं वहां तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाना, ये सब आपको ये सूचनाएं वहां पर मिल जाती है। तो इसलिए आज जो वर्तमान में जो आवश्यकता जिस तरह से बढ़ रही है, या जो प्रथम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नकारात्मक जो प्रभाव थे उसको दूर करने का, साथ ही केमिकल और पेस्टिसाइड्स के जो नकारात्मक प्रभाव ह्यूमन बॉडी पे पड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए आज वर्तमान के अंदर जो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो अधिक प्रासंगिक हो गई है। धन्यवाद।